नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत को बदनाम करने के लिए हो रही है अंतर्राष्ट्रीय साजिश, देश देगा पूरी ताकत के साथ जवाब। ये बड़ा बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनी तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में किसानों के हाथ होगा न्याय, प्रधानमंत्री मोदी का एक और बड़ा ऐलान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह का शिवसेना पर वार, कहा विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगाकर वोट लिया और सत्ता के लिए सिद्धांतों को तोड़ दिया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत को बदनाम करने के लिए हो रही अंतर्राष्ट्रीय साजिश, देश देगा पूरी ताकत से जवाब, पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत से जुटी भाजपा के मिशन बंगाल के लिए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य में चुनावी शंखनाद कर दिया। हल्दिया में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने ममता पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, भारत को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी इस पर एक शब्द नहीं बोलती। वह जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे से नाराज हो जाती हैं। माँ, माटी, मानुष की बात करने वाले लोगों में अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के खिलाफ व भारत माता के लिए आवाज बुलंद करने का साहस नहीं है। पीएम ने कहा, षड्यंत्रकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि देश इन षड्यंत्रों को पूरी ताकत से जवाब देगा। पीएम ने कहा कि साजिश करने वालों की बेचैनी इतनी ज्यादा है कि देश के चाय उद्योग तक के खिलाफ वैश्विक षड्यंत्र किया गया, लेकिन इसके पीछे किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं भाजपा की सभा से इतर पीएम ने हल्दिया में तेल, गैस व आधारभूत संरचना से जुड़ी 4,700 करोड़ रुपए की 4 सरकारी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। बंगाल में चुनाव से पहले यह बड़ी सौगात है। पीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में ममता सरकार ने बंगाल के लोगों को सिर्फ निर्ममता दी है। उन्होंने कहा, जब ममता दीदी ने 34 सालों के भ्रष्टाचारी तथा अत्याचारी वाम शासन को उखाड़ फेंकने के लिए परिवर्तन का नारा दिया था, तब पूरे देश की नजर बंगाल पर थी। लोगों को ममता बनर्जी से काफी आस थी, लेकिन पिछले 10 सालों में ममता सरकार ने यहाँ के लोगों को सिर्फ निर्ममता दी है। इसलिए बंगाल के लोगों ने बुआ भतीजे की सरकार को अब राम राम कहने का मन बना लिया है और जल्द ही यह सरकार जाने वाली है और भाजपा की सरकार बनने वाली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में भाजपा सरकार बनी तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में किसानों के साथ होगा न्याय, पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी मोड़ अपने जोर पर है। पूर्व में भी कई दौरों के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बंगाल दौरे पर पहुंच चुके हैं। वहां हल्दिया में हो रही एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बंगाल में अगर आप दीदी से अपने अधिकारों की बात पूछ लेंगे तो वे बौखला जाती हैं, जहां तक कि अगर आप भारत माता की जय के नारे लगा दो तो भी वे नाराज हो जाती हैं। पीएम मोदी ने लेफ्ट और ममता बनर्जी एक ही तरह की सरकार बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी सरकार के पहले साल में ही ये क्लियर हो गया था कि बंगाल में परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि लेफ्ट का ही पुनर्जन्म हुआ है। लेफ्ट के पुनर्जन्म का मतलब है कि भ्रष्टाचार का पुनर्जन्म, क्राइम, हिंसा और लोकतंत्र पर हमले का पुनर्जन्म। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री असम और बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हल्दिया के एक मैदान में एक पब्लिक रैली को संबोधित किया है। वहां उन्होंने किसानों के बारे में बड़ा ध्यान देते हुए कहा है कि जब बंगाल में भाजपा की सरकार आ जाएगी तब पहली ही कैबिनेट मीटिंग में किसानों को केंद्र की योजनाओं के वे सभी लाभ दिए जाएंगे जो अभी तक नहीं दिए गए हैं। बंगाल में केंद्र द्वारा शुरू की जा रही योजनाओं के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली बार मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर बंगाल आया था। आज हल्दिया सहित पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़ी करीब 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए आपके बीच आया हूं। कोलकाता में 8,500 करोड़ रुपए की लागत से नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। बजट में चाय बागान पर खास ध्यान दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह का शिवसेना पर वार, कहा विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी का फोटो लगाकर वोट लिया, सत्ता के लिए सिद्धांतों को तोड़ा। जी हां दोस्तों, शिवसेना के गढ़ कोकड़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की महाविकास आघाड़ी की सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए जनता के जनादेश का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालसा में अपवित्र गठबंधन किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज की शिवसेना की राह चलते तो शायद शिवसेना का अस्तित्व ही नहीं बचता। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पूर्व सीएम और बीजेपी से राज्यसभा सांसद नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे थे।
अमित शाह के भाषण की बड़ी बातें। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सिद्धांतों के लिए राजनीति करने वाली पार्टी है, ना कि राजनीति के लिए सिद्धांतों को तोड़ने वाली पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, शिवसेना को सीएम पद देने को लेकर कोई वादा नहीं किया गया था। मैं बंद कमरे में चर्चा करने वालों में से नहीं हूं। जो करता हूं डंके की चोट पर और खुले तौर पर करता हूं। हमारी सरकार आने के पहले हमने जनता से वादा किया था कि 370 की कलम को सत्ता में आने के बाद उखाड़ फेंकेंगे, जो हमने कर दिखाया। 500 साल से जिस राम मंदिर को लेकर हिंदू इंतजार कर रहा था, उसका इंतजार भी अगले 2 सालों में खत्म हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि शिवसेना ने विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी का पोस्टर लगाकर लोगों के वोट लिए और बाद में सीएम पद की लालसा में बाला साहब के सिद्धांतों को तापी नदी में उद्धव ठाकरे ने बहा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि बिहार चुनाव में जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा बीजेपी की सीटें आई, लेकिन पीएम मोदी ने जो वादा किया था उसे निभाया और कम सीटें होने के बाद भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी कई बार उद्धव ठाकरे और मैं एक मंच पर थे और बीजेपी ने कई बार इस बात का जिक्र भी किया कि सरकार आई तो फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उस वक्त उद्धव ठाकरे ने इसका विरोध नहीं किया। बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विधायक होने के बाद भी बीजेपी विपक्ष में है। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस मिलकर चला रही है। महाराष्ट्र में आकर उन्होंने शिवसेना को निशाने पर लिया, लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी पर कुछ भी बोलने से वे बचते नजर आए। नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने पहुंचे अमित शाह ने नारायण राणे के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। उन्होंने राणे को एक संघर्ष वाला नेता बताया। वहीं कोंकण की जनता को इस बात का विश्वास भी दिलाया कि नारायण राणे का बीजेपी में पूरा सम्मान किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में तबाही, अमित शाह ने ताबड़तोड़ उठाए कदम, 30 मिनट में टीमें हुई रवाना। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की सूचना मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय सक्रिय हो गया था। घटना की भयावह स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने हादसे की सूचना मिलने के 30 मिनट के भीतर एयरफोर्स, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के साथ समन्वय स्थापित कर राहत एवं बचाव टीमें चमोली के लिए रवाना कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले आईटीबीपी अधिकारियों से घटना के बारे में बातचीत की थी। आईटीबीपी के जवान ही सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे। अमित शाह का कहना था कि मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ी है। गृह राज्य मंत्री राय को एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम भेजा। बता दें कि रविवार सुबह 10:30 बजे जैसे ही यह सूचना आई कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के कारण भारी तबाही मच गई, तो केंद्रीय गृह मंत्री सक्रिय हो गए थे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय को एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम में बैठने के लिए कहा। राय ने बिना कोई देरी किए मंत्रालय के कंट्रोल रूम की कमान संभाल ली। वहां पर एनडीआरएफ और दूसरे सुरक्षा बलों के अधिकारी भी मौजूद थे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की। अमित शाह ने सबसे पहले आईटीबीपी के अफसरों से फोन पर बातचीत की। चूंकि जोशीमठ में आईटीबीपी के जवानों की बड़ी संख्या है, इसलिए उन्हें तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया। उसके बाद दिल्ली से और दूसरी जगहों से भी जवानों को वहां भेजा गया है। शाह ने इसके बाद उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत के साथ बातचीत की है। उन्होंने घटना की विस्तृत जानकारी दी। उसी समय उन्होंने एनडीआरएफ की टीमों को लेकर अफसरों से फोन पर बातचीत की। इसमें सामने आया कि दूसरे सेंटरों से एनडीआरएफ के जवानों को एयरलिफ्ट कर चमोली तक पहुंचाना होगा। शाह ने तुरंत एयरफोर्स से संपर्क कर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया कराई। शाह ने कहा वे लगातार इस मामले पर नजर रख रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में हल्की ठंड के बीच कई राज्यों में बारिश के आसार, जाने आईएमडी का ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम की ठंड के बीच दिन में तेज धूप और हवा चल रही है। राजधानी क्षेत्र के लोगों को ठंड से राहत मिली हुई है। इस बीच देश के कई अन्य राज्यों में बारिश हो रही है। 7 और 8 फरवरी को उत्तराखंड में शुष्क मौसम के रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में उत्तराखंड के उत्तरी हिस्से में बुधवार की शाम से लेकर शाम तक हल्की वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और बिहार में कुछ स्थानों पर, जबकि झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, पश्चिम बिहार, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा देखने को मिल रहा है। आईएमडी के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों में राजधानी दिल्ली और एनसीआर में ऐसे ही खुशनुमा मौसम बने रहने का अनुमान है। दिल्ली में लोगों को ठंड से राहत मिली है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक है। उत्तराखंड की अधिक जानकारी देते हुए आईएमडी के अतिरिक्त महानिदेशक आनंद शर्मा ने कहा कि चमोली, तपोवन और जोशीमठ में 2 दिनों के दौरान शुष्क मौसम की संभावना है। आईएमडी ने राज्य के लिए अपनी इस विशेष मौसम की जानकारी में कहा कि 7 से 8 फरवरी को बर्फबारी और बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 9 और 10 फरवरी को चमोली जिलों के उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश या बर्फबारी होने की उम्मीद है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा चमोली जिले में टूटने के बाद विशेष मौसम की सलाह दी गई है और जिले की उच्चतर पहुंच में फ्लैश फ्लड शुरू हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी 16 दिन में दूसरी बार वेस्ट बंगाल और असम दौरे पर देंगे कई सौगात। जी हां दोस्तों,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे। दोनों ही चुनावी राज्यों में पीएम मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और तोहफों की सौगात देंगे। पिछले 16 दिनों में पीएम मोदी दूसरी बार असम और पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। इस बात की जानकारी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी है। चुनावों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल और असम दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, रविवार शाम मैं पश्चिम बंगाल के हल्दिया में रहूंगा। वहां एक कार्यक्रम में बीपीसीएल द्वारा बनाए गए एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल को देश को समर्पित करूंगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए डोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन को भी देश को समर्पित करूंगा। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, हल्दिया रिफाइनरी के दूसरे यूनिट की आधारशिला भी रखी जाएगी। इसके अलावा हल्दिया के रानीचक में NH41 पर बने 4 लेन रोड फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी ने असम के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है, मैं असम के लोगों के बीच रहूंगा। सोनितपुर जिले के धेकिया जुली में असोम माला कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा, जो राज्य के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। इससे पहले से असम की आर्थिक प्रगति में योगदान मिलेगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। एक अन्य ट्वीट में पीएम ने बताया, विश्वनाथ और छाराइदो में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की नींव रखी जाएगी। यह असम में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। पिछले कुछ सालों में असम ने हेल्थ केयर में तेजी से विकास किया है। इससे न केवल असम को बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को फायदा हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के जज MR शाह ने की नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ, पीएम को बताया प्रिय और दूरदर्शी नेता। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट के जज MR शाह ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय, प्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता बताया। न्यायमूर्ति शाह ने गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब प्रशंसा की। न्यायमूर्ति शाह ने कहा, मुझे गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में हमारे सबसे लोकप्रिय, प्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भाग लेकर गौरव का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा, भारतीय संविधान के तहत स्थापित भारतीय गणतंत्र की खूबियों में से एक है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा। न्यायमूर्ति ने कहा कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने कभी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया और हमेशा न्याय प्रदान किया है। पिछले साल न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा द्वारा एक समारोह में प्रधानमंत्री की प्रशंसा किए जाने के बाद वह सबकी नजरों में आ गए थे। न्यायमूर्ति मिश्रा ने मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य दूरदर्शी नेता बताया था। शनिवार को भी अपने संबोधन में न्यायमूर्ति शाह ने गुजरात उच्च न्यायालय को अपनी कर्मभूमि बताया था। इस न्यायालय में उन्होंने 22 साल वकील की तरह और 14 साल न्यायाधीश की तरह सेवा कर दी थी। प्रधानमंत्री ने हीरक जयंती समारोह में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। समारोह में पीएम मोदी ने भारतीय न्यायपालिका की यह कहते हुए सराहना की कि उसने लोगों के हितों की रक्षा करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने का अपना दायित्व बखूबी निभाया और यह काम उस समय भी किया जब राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में और बजेगा भारत का डंका। देश में अभी 7 और कोरोना टीकों पर चल रहा काम। जी हां दोस्तों, भारत में अब टीकाकरण के जरिए कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। देश में फिलहाल 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन से टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि भारत की मदद से कई देशों में इन टीकों के जरिए टीकाकरण हो रहा है। भारत ने संकट काल में जिस तरह से पड़ोसी देशों और गरीब देशों की वैक्सीन देकर मदद की है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। हालांकि भारत का पूरी दुनिया में और डंका तब बजेगा जब 7 और वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएंगी। दरअसल भारत में अभी 7 और नए टीकों पर काम हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शनिवार को कहा कि देश कोरोना के 7 और नए टीके विकसित कर रहा है। सभी लोगों को टीका लगाने की दिशा में काम जारी है। उन्होंने कहा कि टीके को खुले बाजार में उतारने की केंद्र सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इसका फैसला परिस्थिति के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने का काम मार्च से शुरू होगा। उन्होंने कहा, हम सिर्फ 2 टीकों पर निर्भर नहीं है क्योंकि देश 7 और स्वदेशी टीके विकसित करने पर काम कर रहा है। भारत विशाल देश है और सभी तक पहुंचने के लिए हमें और अनुसंधान की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 7 नए टीकों में से 3 टीके परीक्षण के चरण में, 2 टीके प्री क्लिनिकल चरण में, एक फेज 1 और एक अन्य फेज 2 के परीक्षण के चरण में है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोरोना टीका आपात स्थिति के आधार पर लगाया जा रहा है। पूरी निगरानी तथा नियंत्रित तरीके से टीकाकरण किया जा रहा है। मंत्री के मुताबिक अगर टीके को खुले बाजार में उतार दिया जाए तो उन पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। वहीं भारत में आम जनता के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन आधे मार्च के बाद किसी भी समय उपलब्ध हो सकती है।
हर्षवर्धन ने संसद में बताया कि इस चरण में 50 साल से अधिक आयु वाले लोग शामिल होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 50 साल से अधिक आयु वर्ग वालों को कोरोना वायरस का ज्यादा खतरा रहता है। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की शुरुआत इस साल 16 जनवरी को हुई थी। तब से लेकर फरवरी के पहले सप्ताह तक स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस और फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में बताया कि वैक्सीनेशन के पहले चरण में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लगभग 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जो कि काफी तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ड्रैगन की लगाम कसेगा क्वाड, जल्द होगी सदस्य देशों की बैठक, चीन पर उठा सकते हैं बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को खत्म करने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड का गठन किया है। अब क्वाड के सदस्य देश अपने नेताओं की पहली बैठक के लिए काम कर रहे हैं। जापान टाइम्स ने इसकी रिपोर्ट दी है। ये कदम तब उठाया जा रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने क्वाड को हिंद प्रशांत में पर्याप्त अमेरिकी नीति बनाने के लिए एक नींव करार दिया है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि अमेरिका ने क्वाड के अन्य देशों को उनके नेताओं संग एक ऑनलाइन बैठक करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्तावित बैठक के दौरान क्षेत्र में चीन से बढ़ते समुद्री खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए क्वाड के सदस्यों को मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्राप्ति के लिए सहयोग पर चर्चा करने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि चीन इस बैठक को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकता है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्वाड फ्रेमवर्क के तहत पहली बार इसके सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने 2019 में न्यूयॉर्क में मुलाकात की। इन 4 देशों ने पिछले साल टोक्यो में कोविड-19 महामारी के दौरान एक और बैठक की। अक्टूबर में हुई बैठक के दौरान तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को दक्षिण एशिया में पड़ोसी देशों पर अपना आधिपत्य बढ़ाने के लिए अपनी आर्थिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए फटकार लगाई। पोम्पियो ने फोरम के जरिए पड़ोसी देशों पर चीन द्वारा किए जाने वाले शोषण, भ्रष्टाचार और जबरदस्ती की निंदा की थी। उन्होंने कहा, यह दुनिया की आत्मा के लिए है। ये इस बारे में है कि क्या यह एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें हम एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रणाली पर काम करेंगे, या फिर एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें हम चीन जैसे एक अधिनायकवादी देश द्वारा हावी रहेंगे। क्वाड के जरिए चीन की आर्थिक जबरदस्ती को खत्म करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जापान और इसके अन्य सहयोगियों के जरिए चीनी आधिपत्य को समाप्त करने का प्रयास है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगाल पाकिस्तान, चौपट अर्थव्यवस्था, हर पाकिस्तानी पर 1,75,000 का कर्ज। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी संसद में पेश रिपोर्ट में सरकार की तरफ से बताया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष के खत्म होने के साथ ही हर पाकिस्तानी पर कर्ज बढ़कर 1,75,000 रुपया हो गया है। इसके साथ ही पिछले 2 सालों के अंदर हर पाकिस्तानी के ऊपर 54,000 से ज्यादा कर्ज का इजाफा हुआ है, जो करीब 46% के करीब है। इसके साथ ही पाकिस्तानी संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का राजकोषीय घाटा बढ़कर 8.6% हो गया है। सरकार राजकोषीय घाटा को 4% तक रखने में नाकाम रही है और पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में 2005 में बनाए गए FRDL एक्ट का उल्लंघन किया है, जिसके तहत राजकोषीय घाटे को 4% तक रखना था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। JP नड्डा की रथ यात्रा में उमड़ा लोगों का हुजूम, बीजेपी बोली अब होगा बंगाल का विकास। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज बंगाल के दौरे पर हैं। JP नड्डा पश्चिम बंगाल के मालदा में रथ यात्रा निकाल रहे हैं। JP नड्डा की रथ यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ता दिखाई दे रहा है। रथ यात्रा के दौरान नड्डा ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला करते हुए कहा, बंगाल में टोलाबाजी, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और तानाशाही के दिन पूरे हो चुके हैं। बंगाल की जनता फिर एक बार सोनार बांग्ला बनाने के लिए तत्पर है। इससे पहले नड्डा ने मालदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित रखा गया। अब जब चुनाव आ गए हैं तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम पश्चिम बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिलाएंगे, उस पर रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन ममता दीदी अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। JP नड्डा ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि ममता सरकार ने किसानों से अन्याय किया। PM किसान योजना ममता ने अभिमान, ईगो की वजह से लागू नहीं होने दिया। अब यहाँ जय श्री राम के नारे लगते हैं तो ममता को इतना गुस्सा क्यों आता है। नड्डा ने कहा, 10 जनवरी को कृषक सहयोग और सुरक्षा अभियान की शुरुआत मैंने की थी। हमने कहा था कि लगभग 40,000 ग्राम सभा में हमारे ये कार्यक्रम होंगे। मुझे खुशी है कि आज 35 लाख किसान इस कृषक सुरक्षा अभियान से जुड़ गए हैं। नड्डा ने कहा कि मुझे खुशी है कि लगभग 33,000 ऐसे गांव तक हम पहुंच पाए हैं और लगभग 30,000 हमारी कृषक ग्राम सभा हो चुकी है, जिसके अंतर्गत कृषक सहभोज का कार्यक्रम हुआ है। आने वाले समय में हम 40,000 तक पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने MSP लागत से 1.5 गुना देना तय किया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1,500 करोड़ रुपए और 3 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, बोले ममता बनर्जी ने किसानों के साथ बहुत अन्याय किया।
जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार की नीतियां किसानों के खिलाफ हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में भाजपा की रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एक साल में 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं, लेकिन ममता दीदी ने अपनी जिद के कारण इसे बंगाल में लागू नहीं होने दिया है। नड्डा ने कहा, आज जब बंगाल के करीब 25 लाख किसानों ने केंद्र सरकार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अर्जी भेजी तो ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं भी योजना लागू करूंगी। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि अब चुनाव आ गए हैं, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि लगभग 33,000 ऐसे गाँव तक हम पहुँच पाए हैं और लगभग 30,000 हमारी कृषक ग्राम सभा हो चुकी है, जिसके अंतर्गत कृषक सहभोज का कार्यक्रम हुआ है। आने वाले समय में हम 40,000 तक पहुंच जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर नड्डा ने कहा कि बंगाल में आप कमल खिलाएंगे तो उसके बाद बंगाल का विकास तेजी से होगा और किसानों का विकास भी पूरी तरह से होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।